बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। वेल, मिसलेनियस एग्जांपल में हर एक तरह के एग्जांपल आएंगे, बराबर। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 एग्जांपल है और उसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड में तीन एग्जांपल है, बराबर। वैसे ये सभी एग्जांपल एक अलग ही तरीके के हैं। ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी नीड टू कंप्लीट ऑल द एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 44। एंड बिफोर यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो, इफ़ पॉसिबल यू कैन ट्राई दिस एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ। आप खुद से कोशिश करो एंड देन चेक करो जो भी आंसर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको, बराबर, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और अगर कहीं पे एरर है तो कहाँ पे एरर है वो चेक हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 44 का फर्स्ट। ओके, सबसे पहले तो इसको y ले लो, क्योंकि हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, है ना। डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है इसका, मतलब इसको y लेके फिर इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो से y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये अंडर रूट का रूल्स क्या है भाई? अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये याद होना चाहिए। तो लिख देते हैं 1/2 रूट एक्स। जहाँ यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी हो वो एग्जैक्टली यहाँ पे रख देना है। तो एक्स की जगह पे 3x प्लस 2 है, ठीक है। फिर ये 3x प्लस 2 का अलग से डिफ्रेंशिएशन, दैट इज़ 3, ओके, प्लस अब 1/2 रूट समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 1/रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप अलग से साइड में पहले सेपरेटली सोच लो कि 1/रूट एक्स का क्या होना चाहिए। तो अगर इसका फॉर्मूला याद रख सको तो बना लो, याद रख सको तो रख लो, अदरवाइज इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? तो दैट इज दिस वन इज इक्वल टू एक्स रेस टू -1/2, है ना। क्या होगा? एक्स का पावर 1/2 नीचे, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 1/2 और वो न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्स रेस टू -1/2। एंड इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई? तो -1/2 आगे और एक्स के पावर में -1/2 में एक और कम करेंगे तो हो जाएगा -1/2 एक्स रेस टू -3/2। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया -1/2 फिर एक्स रेस टू 3/2। एक्स की जगह क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4 रेस टू 3/2। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? इसका डिफ्रेंशिएशन 1/रूट एक्स का क्या होगा भाई? याद रख सकते हो, अगर याद रखना चाहते हो तो -1/2 एक्स रेस टू 3/2, ऐसे याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन क्रिएट इट बाय योर सेल्फ, अलग से क्रिएट कर लो, बराबर। फिर इनटू, फिर इसमें अंदर जो बचा है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4 का, 2x स्क्वायर का है 4x हो जाएगा एंड 4 का 0, सो इट इज़ 4x, इट इज़ 4x ओनली। ओके, नाउ वी कैन सी इफ एनी कैंसलेशन इज पॉसिबल। 2 2 जा 4, ठीक है, और कुछ है नहीं, तो बस हो गया आंसर हमारा। देखो फाइनली आंसर क्या हो गया? 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। फिर ये जो टर्म है वो नेगेटिव में हो जाएगा तो नेगेटिव आगे, फिर ऊपर 2x एंड नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर 3/2 एंड दैट इज़ योर आंसर, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड। e रेस टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसिनस एक्स। ओके, y इक्वल टू e रेस टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसिनस एक्स। लेट अस फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? e रेस टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? e रेस टू एक्स खुद होगा। अगर e रेस टू एफ ऑफ एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन e रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। मैंने ये पहले ही बता दिया था आगे एक आध लेक्चर में कि e रेस टू के समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो पहले खुद आ जाएगा, इनटू फिर ये ऊपर जो भी होगा उसका डिफ्रेंशिएशन अलग से यहाँ पे लिखो। वैसे ही यहाँ पे e रेस टू सेक्स स्क्वायर एक्स का e रेस टू सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़ पहले, इनटू फिर सेक्स स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो सेक्स स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन में पहले पावर आगे, पावर में कम, मतलब सेक्स स्क्वायर का 2 sec x हो गया, ये पावर का किया, बराबर, सेक्स स्क्वायर का 2 sec x, फिर sec x का अलग से, है ना। पहले मैंने क्या किया? इसका, फिर sec x का किया, तो पहले पावर आगे, पावर में कम, फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो sec x का होगा sec x tan x। ओके, तो ये हो गया e रेस टू सेक्स स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस
3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइनली देर इज़ नो सिंप्लीफिकेशन, बस इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो 2 sec स्क्वायर एक्स, है ना, दो अलग अलग sec एक्स है इसलिए, इंटू 10x इंटू ई रेस टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये टर्म जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर, ख़त्म। ओके, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। फिर लेते हैं थर्ड वन, लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस 7। ओके, यहाँ पे लॉग का बेस 7 है, ये बेस 7 है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब हमको क्या समझना होता है, ई, है ना, ई मतलब log x का कुछ बेस नहीं है तो वो e होगा, और इस तरह के log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x। अगर बेस में e है तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये तो हमको याद ही है। ठीक है, तो यही तरीका है, बस यहाँ पे 7 है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर समझ लो ऐसा होता log ऑफ log x, तो इसका मतलब होता कि यहाँ दोनों में बेस e है, बराबर बराबर। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो पहले बाहर वाले log का डिफ्रेंशिएशन, बराबर, पहले बाहर वाले log का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर उसके बाद अंदर वाले log का। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले बाहर वाले log से सोचे, तो 1 अंदर जो भी है वो, अंदर क्या है भाई, तो अंदर है log x, बराबर। तो आंसर इज 1/log x, बराबर। बाहर वाले डिफ्रेंशिएशन, बाहर वाले log के बेस से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 1/log x इंटू फिर अंदर वाले log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो यही हो जाएगा आंसर। बट फॉर दैट वी शुड हैव e इन द बेस, है ना, यहाँ पे बेस में e होना चाहिए। अब यहाँ पे e नहीं है, इसकी जगह पे है क्या, तो यहाँ पे एक्चुअल में 7 है। तो पहले एक काम करो, ये 7 को निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, log ऑफ log x बेस e डिवाइडेड बाय log 7 बेस e। कौन सा रूल लगाया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रूल लगा दिया है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, log a बेस b, तो ये हो जाएगा log a डिवाइड बाय log b। अब दोनों के बेस में e, दोनों के बेस में e दे दिया। देखो, ये ऐसा समझो कि ये एक टर्म है a और ये दूसरा b है, तो ये a और ये b, है ना, ये a, यहाँ पे देखो ये a और ये b, बराबर, b इक्वल टू 7 और a इक्वल टू log x है। तो मैंने क्या रूल लिखा है, log a बाई log b, है ना, दोनों ये log जो है दोनों को दे दो, ऊपर वाले a को भी दे दो, नीचे बेस को भी दे दो, और दोनों को सेपरेटली e बेस दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया मैंने, log ऊपर वाले को दे दिया log x को, फिर log नीचे 7 को भी दे दिया, और दोनों के बेस में e रख दिया। ठीक है, नाउ वी कैन थिंक ऑफ दिस स्टेप। यहाँ पे जो है वो ये, यहाँ पे जो है वो e हो गया, बेस कुछ नहीं है तो e हो गया, बराबर। तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए भी इसको, तो देखो चलो, ये y है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये जो है ना वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, log 7 बेस e, तो 1/log 7 बेस e इज कंसिडर टू बी अ कांस्टेंट। एंड इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, बाहर वाले log से देखा जाए तो 1 अंदर वाला जो भी है वो एज इट इज़, ठीक है, इनटू फिर अंदर वाले log से देखा जाए, अंदर वाले log से डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए तो log x का क्या होगा, 1/x। तो यही हो जाएगा आंसर, ख़त्म, है ना, यही हो जाएगा आंसर। तो वैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दे तो 1/x log x log 7, है ना, बेस में e है, दोनों के बेस में e है, सो वी डोंट नीड टू राइट दिस बेस e। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, dy बाई dx। ओके, नाउ गोइंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 45, पूरा 44 हो गया, फिर एग्जाम्पल 45 देखते हैं। चलो 45 में भी पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको भी पहले y एज्यूम कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जो भी फाइंड करना चाहते हैं उसमें dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना पड़ेगा। सो y इक्वल टू कोसिनो साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वही आपका आंसर। तो कोसिनो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, -1 कॉस इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये x है तो यहाँ पे x स्क्वायर, बराबर, तो यहाँ पे साइन x है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर x इनटू फिर ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x। दैट्स ऑल, खत्म, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x।
इंटू कॉस एक्स। ओके, अब अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोड कॉस एक्स लिख सकते हैं, है ना, मोड ऑफ कॉस एक्स ऊपर इंटू कॉस एक्स। अब ये मोड cos x की वैल्यू पॉजिटिव cos x ले या नेगेटिव cos x ले, दैट डिपेंड्स ऑन x, है ना, x पे डिपेंड करेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है तो हमको फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब डोमेन फाइंड करना है, इसका डोमेन। अब इसका डोमेन कैसे सोचा जाए, तो हियर व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, cos इनवर्स ऑफ sin x को अगर डिफाइन करना है टू बी डिफाइंड फॉर sin x -1 से लेके 1 हो तब, है ना, मतलब cos इनवर्स sin x कब डिफाइन होगा, जब अंदर वाला जो cos इनवर्स समथिंग कब डिफाइन होगा, जब अंदर वाला चीज़ -1 से लेके 1 के बीच में हो तब, है ना, अंदर वाली चीज़ -1 से लेके 1 के बीच में हो तभी cos इनवर्स डिफाइन है, क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन वही है। cos इनवर्स x का डोमेन क्या है भाई, x बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, तो x की जगह यहाँ पे sin x है, तो sin x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है ना, cos इनवर्स के अंदर sin x है, तो x अगर डिफाइन करना हो, cos इनवर्स x का डोमेन फाइंड करना हो तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, एंड cos इनवर्स sin x को डिफाइन करना हो तो sin x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे sin x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक है। अब sin x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक, इट मीन्स व्हाट कि ये सब एरिया आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये -1 होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 1 होता है। साइन की वैल्यू, हाँ भाई, साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में हो तब x कहाँ से कहाँ पे होता है भाई, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो अगर x -π/2 से लेके π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड अगर x फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मोड cos x हमेशा ही पॉजिटिव cos x गिना जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली क्या होता है कि भाई cos x फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये cos x हमेशा ही पॉजिटिव में खोलेगा। सो इसलिए मोड cos x का आंसर हो गया cos x। तो फाइनली dy/dx क्या बन गया भाई, dy/dx बन गया हमारा -1 बाई मोड cos x की वैल्यू लिख ली cos x और इंटू cos x तो था ही, तो ये दोनों कैंसिल होने पे आंसर हो गया -1, ठीक है, ये dy/dx की वैल्यू। ओके, वैसे इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, चलो वो भी देख लेते हैं। और में बराबर से y = cos इनवर्स ऑफ sin x है, बराबर। तो मैंने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, है ना, साइन को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 - x, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था भाई कि भाई cos इनवर्स sin x to be defined for what, for sin x जो ये अंदर है ना, ये अंदर cos इनवर्स के अंदर जो भी हो वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बराबर। तो अगर sin x -1 से 1 के बीच में है तो x कहाँ से होगा, x होगा -π/2 से π/2 के बीच में, तो -x भी -π/2 से π/2 के बीच में, बराबर। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके कर दिया मैंने, π/2 ऐड करने पे ये 0, ये π/2 - x और ये हो जाएगा पाई। ओके, तो अल्टीमेटली ये π/2 - x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, π/2 ये हो गया फाइनली। सो y = cos इनवर्स ऑफ cos π/2 - x। तो ये cos इनवर्स एंड cos दोनों को कैंसिल करने के लिए ये कहाँ पे होना चाहिए, cos इनवर्स की रेंज में, और cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से लेकर पाई, तो है ना। सो अगर है cos इनवर्स ऑफ cos के अंदर जो भी थीटा है वो 0 से लेके पाई के बीच में है, सो आई कैन राइट दिस, आई कैन कैंसिल दिस cos इनवर्स एंड cos, आई कैन राइट π/2 - x, और रीजन में लिख देंगे π/2 - x जो है वो दैट इज बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, इसीलिए, है ना। तो ये हो गया y। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड dy/dx देन इट इज इक्वल टू -1, दैट्स ऑल, बराबर। अगेन मैं ये बोल दूं कि बुक के अंदर डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप नहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये स्टेप नहीं लिखे हैं। डायरेक्टली उन लोग ने cos इनवर्स cos कैंसिल करके π/2 - x कर दिया, ये वाला स्टेप लिख लिया, इसके बाद यही स्टेप लिख लिया और डायरेक्टली इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया। इट डजंट मीन दैट हम लोग को वही करना है ना। वी ऑलवेज नीड टू थिंक ऑफ एग्जैक्ट प्रोसीजर। हम एग्जैक्ट प्रोसीजर सोचेंगे
कि भाई x कहाँ से है, कहाँ पे है, उसके बेस से फिर cos इनवर्स cos कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था भाई cos इनवर्स cos हर बार कैंसिल नहीं होता। अगर ये चीज़ cos इनवर्स के रेंज में है तो ही कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब cos इनवर्स cos निकाल नहीं सकते। कैंसिल करना मतलब निकालना, ये दोनों को एलिमिनेट करके यही आंसर बनाएंगे। बट वो कब, जब ये जो है वो इसकी रेंज में हो तब, दैट इज़ 0 to पाई, और वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से दिखाया है। ये फर्स्ट तरीका जो मैंने दिखाया था वो बुक के अंदर नहीं है, बराबर, बट सेकंड तरीका जो है वो बुक के अंदर दिया है, उसमें भी ये स्टेप नहीं दी है, डायरेक्टली लिख दिया है। तो कभी हमको ऐसा लगे कि भाई ये तो बुक के अंदर बहुत ईजी है, तो ईजी है, बट उसका रीज़न है कि उन लोग ने कुछ वहाँ पे स्पेसिफाई किया नहीं है, इसलिए। चलो सेकंड देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ साइन बाय 1 प्लस कॉस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन से, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन x बाय 1 प्लस कॉस x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। tan इनवर्स के अंदर साइन बाय 1 प्लस कॉस है, मतलब साइन अकेला है और कॉस 1 के साथ है। तो ऐसा जब भी दिखाई दे, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार बता दिया है कि साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लो 2 sin थीटा वाला, 2 sin थीटा cos थीटा वाला, एंड 1 प्लस cos x का फॉर्मूला यूज़ कर लो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो ये करने पे आपको दिखाई देगा एक cos कैंसल और एक 2 कैंसल। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, tan इनवर्स ऑफ साइन बाई cos, दैट इज tan x बाई 2। ठीक है, नाउ tan इनवर्स tan कैंसल एंड आंसर इज x बाई 2, दैट इज योर y। सो dy by dx इज इक्वल टू 1 by 2। ओके, वैसे यहाँ पे भी एक्चुअल में x की वैल्यू फाइंड करनी ज़रूरी होती है। बेस्ड ऑन x ओनली वी कैन राइट दिस x by 2। tan इनवर्स tan कैंसिल करने के लिए x की ज़रूरी है वैल्यू, बट अब NCERT की बुक में कहीं पे किया ही नहीं उन लोग ने ये सब चीज़ें। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर उन लोग ने x के बारे में कुछ चीज़ें नहीं दी हो, देन फॉर NCERT पर्पस, है ना, NCERT के हिसाब से देखिए तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, बराबर। और अगर मैं ZEE की बात करूँ तो उन लोग ने हमेशा ही x के बारे में कुछ ना कुछ बातें क्वेश्चन में की होगी, बराबर। इस तरह के क्वेश्चन में x के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे बातें की होगी, ताकि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच सको भी, यहाँ पे x बाई 2 लिखे या फिर कुछ पाई माइनस लिखे या 2 पाई माइनस कुछ भी लिखे, 2 पाई प्लस वट एवर, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, x कहाँ पे है उसके बेस से डिपेंड करेगा वो। ठीक है ना, बट फॉर NCERT बेस अगर देखने जाए तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो, देन वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ दिस, वी कैन डायरेक्टली कैंसल इट। ओके, देन लेट्स हैव थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ 2 raised to x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 raised to x। वैसे तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बाई चांस NCERT की बुक में भी उन लोग ने एक बार कोशिश की है कि x कौन सा मिल सके वो फाइंड करने की कोशिश की है, बराबर। वैसे उन लोग ने फाइंड करके फिर उसका यूज़ तो नहीं किया है, भाई x बिलोंग्स टू r तो फिर tan थीटा की वैल्यू क्या, मतलब उसमें जो आगे प्रोसीजर लिखी है उसका यूज़ तो नहीं किया, अल्दो विल यूज़ इट, है ना, हम यूज़ करेंगे। तो ये इसमें बात ऐसी हुई है कि भाई इसमें x कैसे फाइंड किया जाए, भाई x बाजू में कुछ हो तभी तो हम साइन इनवर्स एंड यहाँ पे कुछ साइन का फॉर्मेट बना के कुछ कैंसिलेशन कर सके ना। ये साइन इनवर्स है और इसको साइन के फॉर्मेट में कुछ क्रिएट करके ये दोनों को कैंसिल करना है, तो उसके लिए x चाहिए मुझे, है ना, डोमेन चाहिए। तो पहले मैंने x बनाने के लिए क्या किया कि साइन इनवर्स को डिफाइन कब कर सकते हैं भाई, साइन इनवर्स को डिफाइन करना मतलब साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। सो अल्टीमेटली ये x की जगह ये इतना बड़ा है तो वो होगा -1 से लेके 1। ठीक है ना, तो 2 raised to x plus 1 by 1 plus 4 raised to x should be in between -1 to 1, बराबर। और इतना तो हमको पता है कि ये हमेशा ही क्या होता है, ये जो क्वांटिटी लिखी है, ये जो क्वांटिटी ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, बराबर, और ये क्वांटिटी भी एक्सपोनेंशियल है, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है ना। तो ये हमको पता है कि भाई ये दोनों 2 raised to x plus 1 and 4 raised to x बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस इसका जो भी रेशियो है वो भी हमेशा ही पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा, -1 से तो बड़ा ही है, बट -1 से 0 के बीच में तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उसके आंसर की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि भाई -1 से 0 के बीच में आए, है ना। रीज़न क्या है भाई, 2 raised to x plus 1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव
एंड 4x इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस ये ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड 4x + 1 भी पॉजिटिव है, सो ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 + 4x। बस अब यहाँ पे भेजोगे तो ये अगेन 0, तो ऐसा लिख सकते हो दोनों साइड अगर मैं 1 + 4x को भेजूँ तो बराबर 1 + 4x पॉजिटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरफ तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 और इस तरफ 1 × दिस वन इज इक्वल टू 1 + 4x। नाउ वी डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स एवरी टाइम। ओके, तो ये हो गया देखो 2 × 2x और ये हो गया 1 + 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो हाँ, क्यों? क्योंकि 2x का स्क्वायर जो होता है ना वो 2x ही होता है, और इसको मैं 2 होल पावर x भी लिख सकता हूँ और इसको मैं 4x ऐसे लिख सकता हूँ बराबर। तो ये रीज़न की वजह से मैंने 4x को ये वाली चीज़ लिख दी 2x का स्क्वायर। तो ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हो गया देखो, -2 × 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबको एक साइड में कलेक्ट करके रख दिया। और ये जो है ना वो तो फॉर्मूला हो गया परफेक्ट स्क्वायर का 2x - 1 होल स्क्वायर, है ना। और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा ही 0 से पॉजिटिव होगा, तो इट इज़ ऑलवेज होल्ड, ऑलवेज पॉसिबल, है ना। ऑलवेज पॉसिबल मीन्स x क्या रख सकता हूँ मैं, तो x कैन बी एनीथिंग, है ना। x में कुछ भी रख लूँ, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, x में कुछ भी रख लूँ, ये तो हमेशा ही स्क्वायर है ना। यहाँ पे x की जगह कुछ भी रख लूँ, उसका स्क्वायर होगा तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा बराबर। सो x बिलोंग्स टू R बराबर। अगर x कुछ भी हो तो फाइनली हमारे पास जो डोमेन है ना वो क्या है, x बिलोंग्स टू R है। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं। y = sin इनवर्स, ये 2 × 2x लिख सकते हैं ना, मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में भी वही बताया था, और इसको 2x होल स्क्वायर यही बताया था ना मैंने। 4x को क्या बताया मैंने, 2x होल स्क्वायर, और 2x + 1 कैन बी रिटन एज 2x + 1 कैन बी रिटन एज व्हाट 2 × 2x, तो उसी फॉर्मेट में रखा है। अब देखो समझ लो, मैंने अगर इसको इस 2x को अगर tan थीटा एज्यूम कर लिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। सो लेट अस एज्यूम लेट 2x = tan थीटा बराबर। अब जैसे ही मैं एज्यूम करता हूँ तुरंत मुझे ये सोचना पड़ेगा भाई थीटा क्या होगा। x तो ठीक है, खैर x बिलोंग्स टू R है, बट थीटा कहाँ से कहाँ पे होगा। तो अगर x बिलोंग्स टू R है बराबर, इफ़ x बिलोंग्स टू R देन 2x क्या होगा भाई, तो 2x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा ही पॉजिटिव, है ना। 2x क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देता है, इसलिए 2x ऑलवेज 0 to ∞। हैंस tan थीटा इज बिलोंग्स टू 2x की जगह tan थीटा लिखा है ना, यहाँ पे एज्यूम किया हमने। सो tan थीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 to ∞। तो अगर tan थीटा को याद करो, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इन्फाइनेट है, तो tan थीटा की वैल्यू 0 से लेके इन्फाइनेट है, तो थीटा क्या होता है भाई, थीटा होता है 0 से लेके π/2, है ना। तो बस थीटा मुझे मिल गया 0 से लेके π/2। अब फाइनली इसमें 2x की जगह tan थीटा रख लो, तो ये y = sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का। किसका है, sin 2 थीटा का। अब इसका मतलब ये हुआ कि sin इनवर्स sin and sin कैंसल एंड द आंसर विल बी 2 थीटा, बट फॉर विच 2 थीटा कहाँ पे होना चाहिए, तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में। बट यहाँ पे हमारे पास थीटा है ना, वो कहाँ से कहाँ पे है, 0 से लेके π/2। तो एक्चुअल में यहाँ पे दो केस बन जाएंगे। इफ़ थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, सॉरी केस बाद में बनाते, पहले ये लिख लेते हैं। इफ़ थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 देन 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π। नाउ वी कैन क्रिएट 2 केसेस। केस 1 क्या होगा, तो 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में रखते हैं, या फिर ये आउटर रेंज में, मतलब
π/2 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। अगर 2 थीटा 0 से π/2 में है, अगर 2 थीटा 0 से π/2 में है, मतलब साइन इनवर्स की रेंज में है, तो फिर y इक्वल टू, तो ईजी हो जाएगा ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 थीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। क्यों? क्योंकि 2 थीटा कहाँ पे है भाई, साइन इनवर्स की रेंज में। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो अगर 2 थीटा इस रेंज में है, इस पर्टिकुलर रेंज में है, तो फिर आंसर साइन इनवर्स साइन कैंसिल करके 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनली y इक्वल टू 2 थीटा, सो y इक्वल टू अल्टीमेटली 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x, बराबर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x। वैसे बुक में यही केस दिया है, केस 1 ही दिया है। ऐसे ये वाली चीज़ करके फिर आंसर नहीं बनाया, उन लोग ने डायरेक्टली साइन और साइन को कैंसिल करके 2 थीटा लिख दिया, और y इक्वल टू 2 थीटा बन के डायरेक्टली ये स्टेप आ गया, और यहाँ से फिर आगे बढ़ा दिया। तो ये बीच में ये जो स्टेप है ना, वो नहीं लिखे हैं, बट हम लोग क्रिएट करेंगे केस 1 एंड केस 2 के बेस से, है ना। क्योंकि थीटा हमारा 0 से π/2 है, तो डेफिनेटली 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है। तो एक केस में मैंने ले लिया 0 से π/2, और दूसरे केस में लिया π/2 से पाई। अगर 2 थीटा π/2 से पाई में है, दो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा भाई, याद करो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था आपको। अगर हमारा एंगल π/2 से लेके पाई के बीच में है, मतलब हमारा एंगल यहाँ पे है 2 थीटा, बराबर। तो अगर 2 थीटा यहाँ पे है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कहाँ पे होगा, तो साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी, साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लेंगे एक्यूट एंगल। वी ऑलवेज टेक एक्यूट एंगल, बराबर। अब साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लेंगे पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। याद हो तो मैंने आपको आउटर रेंज में जब भी साइन इनवर्स का एंगल हो, ये एंगल जो हो आउटर रेंज में हो, तब कैसे करना था वो सिखाया था। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स की एक प्रोसीजर दिखाई थी, एंड सिमिलरली सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की एक प्रोसीजर दिखाई थी, बराबर। और उसके बेस से मैंने यहाँ पे बताया था कि ऑलवेज एक्यूट एंड पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स ऑन OLSTC रूल, बराबर। तो यहाँ पे ऑलवेज एक्यूट मतलब ये वाला एंगल ले लिया। अब पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन ये क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव। तो एंगल हमको पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अब पॉजिटिव एक्यूट एंगल कब बनेगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़ा क्या है पाई एंड छोटा क्या है 2 थीटा। सो y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, ओके। सो फाइनली y इक्वल टू बन गया पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या था भाई, tan इनवर्स 2x, ओके। नाउ लेट्स फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा भाई, इसमें 2 एज इट इज tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2x इंटू log 2, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया 2 ये 2 और ये 2x मिल के हो गया 2x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 4x फाइनल आंसर में, है ना। और यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा भाई, तो पाई माइनस पाई का 0 हो जाएगा ना, 0 माइनस 2 इंटू बाकी सब कुछ एज इट इज tan इनवर्स 2x का क्या होगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 2x का 2x इंटू log 2, ठीक है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस ये 2 और ये 2x मिल के हो गया 2x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x, बराबर। तो ये दो अलग अलग आंसर पॉसिबल हुए हमारे पास, ओके। सो फाइनली हम आंसर में लिखना चाहते तो dy बाई dx इक्वल टू, एक आंसर है पॉजिटिव 2x प्लस 1 इंटू log 2 बाई 1 प्लस 4x, और दूसरा आंसर है माइनस 2x प्लस 1 log 2 बाई 1 प्लस 4x। अब पहला वाला आंसर कब होगा, जब x खुद पॉजिटिव होगा और यहाँ पे x खुद नेगेटिव होगा तब, बराबर। क्यों x पॉजिटिव लिया मैंने, तो इसके लिए क्या लॉजिक मैं दे सकता हूँ, तो यहाँ पे सोचो, यहाँ से अगर 2 थीटा 0 से π/2 है, यहाँ पे मैं रीज़न दिखा देता हूँ। अगर 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में है,
तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा 0 से लेके π/4। अब थीटा क्या है, थीटा के बेस से tan थीटा फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, तो अगर थीटा 0 से π/2 है तो tan थीटा 0 से लेके 1 होगा। अब tan थीटा मतलब 2x लिया था हमने, है ना, 2x को ही tan थीटा लिया था, 2x मतलब 0 to 1, और 2x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो अगर याद हो तो 2x का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बराबर। एंड 2x का जो ग्राफ है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 मतलब ये होगी। तो अगर ग्राफ में रेंज 0 से 1 है तो x क्या होगा, तो x ये होगा ना, रेंज 0 से 1 है, ये ग्राफिकल पोर्शन ये वाला हो गया ना जिसमें रेंज 0 से 1 है, जिसका आंसर 0 से 1 है, तो उसके लिए x क्या हो गया, ये नेगेटिव, तो x कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो हाँ सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, x लेस देन 0, और यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा फिर, बराबर। एंड इक्वलिटी कैन बी होल्ड एट एनी प्लेस, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर भी रख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक जगह पे इक्वलिटी, हाँ यहाँ पे इक्वलिटी आएगी नहीं, सॉरी, x = 0 के पास डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 थीटा इक्वल टू ये π/2 नहीं होगा, है ना, π/2 नहीं होगा। सो अगर 2 थीटा π/2 नहीं है, बराबर, क्योंकि π/2 के पास देखो ओपन इंटरवल है, 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 मीन्स थीटा इज नॉट इक्वल टू π/4। सो tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब 2x नॉट इक्वल टू 1, बराबर। एंड 2x की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए x = 0 नहीं है, बराबर। तो x की वैल्यू 0 मत लेना कहीं पे भी, ठीक है। तो ये छोटे मोटे लॉजिक हो गए, ये छोटे मोटे लॉजिक हो गए जिसके बेस से हमने इसका एग्जैक्ट आंसर बनाया भाई, एग्जैक्ट आंसर, हाँ भाई। बट फिर भी मैंने आपको बोल दिया था कि बुक में क्या है भाई, बुक में ये आगे ठीक है, खैर छोटी मोटी चीज़ें बताई है उसमें। तो ये कैलकुलेशन तो वैसे इजी है, आप खुद भी कर सकते हो, x बिलोंग्स टू r तक बना लो, यहाँ तक बना लो, फिर 2x की जगह tan थीटा एज्यूम कर लो, थीटा इक्वल टू ये tan इनवर्स 2x लिख लो। अब अगर x बिलोंग्स टू r है तो ये अगेन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर NCERT के बेस से जाना चाहते हो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। उन लोग ने क्या किया, यहाँ से फिर डायरेक्टली वैल्यू रख दी इसके अंदर, sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर, तो ये हो गया sin 2 थीटा। अगेन उन लोग ने ये केस नहीं बनाए, बराबर, डायरेक्टली sin इनवर्स sin कैंसिल करके 2 थीटा लिख दिया, तो y = 2 थीटा। सो अगर y = 2 थीटा है तो y = 2 tan इनवर्स 2x, फिर यहाँ से डायरेक्टली डिफरेंशिएशन, एंड यही आंसर, ये अकेला आंसर बस इतना ही लिख दिया है। बट वी हैव मेड 2 केसेस, है ना, यहाँ पे 2 केसेस बनाए, और वो कैसे बनाए अगर वापस एक बार जानना चाहते हो तो वापस वीडियो को रिवाइज करो कि यहाँ पे मैंने 2 केस क्यों बनाए, बराबर, ठीक है। एक 0 से π/2 वाला और एक π/2 से π वाला, ठीक है। क्योंकि 0 से π तक अगर रहेगा तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल नहीं हो सकता ना, साइन इनवर्स साइन कैंसिल करने के लिए ये 2 थीटा होगा, ये 2 थीटा जो होगा ना वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, इसके बीच में होगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज यहाँ पे है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ही डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, तभी हम डायरेक्टली इस दोनों को कैंसिल करते हैं। अगर इसके बीच में नहीं है तो फिर आउटर रेंज में अगर चला जाता है, और यहाँ पे क्या है, 2 थीटा 0 से लेके π तक है, 0 से लेके π तक है, तो मैंने क्या किया, ये 2 टुकड़े कर दिए, एक ये टुकड़ा रख दिया जिसमें डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, बराबर, इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, और दूसरा टुकड़ा कर लिया है π/2 से लेके π, जो आउटर रेंज वाला टुकड़ा हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, ये आउटर रेंज में चला गया ये टुकड़ा, बराबर। तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर जो मैंने ऑलरेडी सिखा दी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो अप्लाई की, π - 2 थीटा वाली, बराबर। एंड बेस्ड ऑन दैट आई गॉट आंसर नेगेटिव, वही आंसर है बस वो नेगेटिव में है, ओके। और ये मैं 100% क्यों बोल सकता हूँ कि भाई यही होगा, क्योंकि मैंने इसकी फिगर देखी है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की फिगर अगर बनाने जाओगे डेस्मोस एप्लीकेशन में, मैंने मेरे ख्याल से आप लोग को कभी एक आध बार बताया होगा, डेस्मोस एप्लीकेशन है, बराबर, मोबाइल में भी है, और आप कंप्यूटर से अगर जानना चाहते हो तो कंप्यूटर में भी आप डेस्मोस एप्लीकेशन, डेस्मोस लिखोगे तो वहाँ पे भी आपको ग्राफिकल कैलकुलेटर दिखाई देगा। उससे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है।
यहाँ से ये इन्फाइनाइट तक जाएगी और ये लाइन भी इन्फाइनाइट तक जाएगी। तो इससे हमको क्या पता चला कि पहले x इक्वल टू 0 के पास तो डेफिनेटली कॉर्नर क्रिएट हो रहा है, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। देखिए डिफ्रेंशिएबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे कॉर्नर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो भी प्रूव कर लिया कि x इक्वल टू 0 पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे ये आंसर नहीं बनेगा, है ना। वो भी मैंने वो कंडीशन के अंदर बता दिया था। दूसरा, x जब पॉजिटिव है तब आंसर नेगेटिव है ना, और x जब नेगेटिव है तब आंसर पॉजिटिव है, तो वो भी देख लो। देखो x जब पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तब सभी जगह पे, कोई भी जगह पे आप ग्राफ का, कोई भी जगह पे अगर ग्राफ का आप स्लोप बनाने जाओगे, स्लोप dy बाई dx मतलब स्लोप, तो एज यू कैन सी ये स्लोप जो है ना उसका थीटा क्या होगा भाई, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब थीटा ऑब्ट्यूस है मतलब टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, है ना। टेन थीटा नेगेटिव है मतलब डिफ्रेंशिएशन भी नेगेटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है, जो केस में x पॉजिटिव है वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव वाली आई थी, याद हो तो, है ना। x पॉजिटिव के लिए dy बाई dx जो नेगेटिव वाला था ना, -2 x + 1 log 2 बाई 1 + 4 x when x पॉजिटिव, ये आंसर बना था, बराबर। और जब x खुद नेगेटिव है तब डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है। देखो सभी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा ही डिफ्रेंशिएशन वाली लाइन तो यही बनेगी, और वो लाइन तो हमेशा ही एक्यूट एंगल बनाएगी x की पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो वो पर्टिकुलर केस में जब x नेगेटिव हो तब dy बाई dx का आंसर पॉजिटिव आया था मेरा, देखो। सो ये छोटे मोटे डिस्कशन मैंने इसीलिए किए ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो, है ना। आप जो पढ़ रहे हो वो परफेक्टली आपको पता चले कि भाई हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ग्राफ के बेस से देखने जाए तो ये सही है कि नहीं, ये सब कुछ हम तभी सोच पाएंगे जब हमको ग्राफ पता होगा। अगर ग्राफ डेफिनेटली हमको ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इतना बड़ा फंक्शन है, ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओगे, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप क्या सोचो, डेस्मोस एप्लीकेशन के अंदर जाओ एंड वहाँ पे सोचो। विदाउट ग्राफ हमने वैसे तो ये आंसर बना लिया था, बट ये आंसर को फिर रीचेक करने के लिए, कि ये कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमने ग्राफ सोचा, ग्राफ देखा, और ये पर्टिकुलर एरिया में ग्राफ पॉजिटिव दिख रहा है और ये पर्टिकुलर एरिया में ग्राफ नेगेटिव दिख रहा है, वो हमको खुद को दिख रहा है। दैट्स वाई मैंने बताया कि आंसर बुक के अंदर अधूरा है, वी शुड हैव टू गेट दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो फाइनली हमने ये दो क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 46 आई थिंक आपसे हो सकता है ना। f(x) फाइंड करना है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फंक्शंस के पावर में भी फंक्शन है, आपको याद हो तो log x, log वाला तरीका, सामने सामने log अप्लाई करके करना है। सो यू कैन डू इट इफ़ पॉसिबल, आप ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो ये खुद से कोशिश करनी है। फिर वैसे ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, बराबर। पैरामेट्रिक इक्वेशन x एंड y के सेपरेट इक्वेशन एंड dy बाई dx फाइंड करना हो तो आपको याद हो तो dy बाई dt ऑल डिवाइड बाई dx बाई dt दैट इज इक्वल टू dy बाई dx, और ये दोनों की वैल्यू रख के उसको कुछ कैंसिल वैंसिल अगर हो रहा है तो करके फिर फाइनली जो भी आंसर बने वो आपका आंसर। सो इफ़ यू कैन ट्राई सॉल्व दिस वन ऑल्सो। एंड ये तो मेरे ख्याल से, चलो ये मेरे ख्याल से पहली बार आपने देखा है, सो डेफिनेटली इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। बट यू कैन सॉल्व दिस टू क्वेश्चन 46 एंड 47 इफ पॉसिबल विदाउट रिफरिंग द बुक। आप एनसीईआरटी की बुक को रिफर मत करना ये दो क्वेश्चन के लिए पहले, है ना। विदाउट रिफरिंग द बुक आप खुद से कोशिश करो एंड सॉल्व करो। अगर हो रहा है तो ही, है ना, नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। ओके, चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।